अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे कुछ कानूनी और आइनी मामलात की और कुछ सियासी मामलात की। सियासत के मैदान में अगरचे पाकिस्तान में इन दिनों शदीद सर्दी है और बेशतर शहरों के अंदर टम्परेचर रात को माइनस क्रॉस कर जाता है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी जो है कि हमें वो पाकिस्तान में नज़र आ रही है। और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में सियासी मैदानों में बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी मामला जो है वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे दो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने इस्तीफ़े दिए हैं। इन हालात के अंदर सेनेट में एक बार फिर करारदाद पेश की गई है और ये उस करारदाद में रिक्वेस्ट की गई है ऐवान से कि ये ऐवान इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर के ऊपर या कसरत राय से मंजूर करे कि मुल्क में इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी तैयारियां आलमोस्ट फाइनल कर चुका है, सियासी जमातें मैदान में जा चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी सेनेट के अंदर बार बार ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन के इल्तवा के लिए करारदादें पास की जाएं और दबाव डाला जाए। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख़ास तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान के हवाले से जो अभी कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी हेयरिंग आज तमाम दिन हुई। फ़ैसला कल मुतवक्के है, यकीनी तौर के ऊपर कल फ़ैसला होगा। पीटीआई के वकला अपने दलाइल देंगे, लेकिन वहाँ भी कुछ सवालात ऐसे उठाए गए जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उसके ऊपर जो सियासी तौर के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, क्या वाकई वो कुछ ठीक है या नहीं है। ये 3-4 हवाले होंगे आज जिन पे हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ से वाबस्ता रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और ये इलेक्शन की जो तमाम इंजीनियरिंग है उससे बड़े बखूबी आगाह हैं। तो इनसे हम इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से बात करेंगे। बिशारत राजा स्टूडियो में हमारे साथ हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और आज दिन भर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं वो भी, और फिर जो यके बाद दीगरे 2 इस्तीफ़े आए उनके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत इन डेप्थ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अफेयर्स को जानते हैं, देखते हैं और तजिया करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं बिशारत राय साहब आपसे ज़रा सिर्फ एक सेंस लेना चाह रहा हूँ। हमने तमाम दिन देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई उसके तमाम सवालों जवाब दलाइल सब देखा। एक सेंस लेने चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक मजमूई तौर के ऊपर आपको क्या फीलिंग्स क्या आई हैं कि कल पीटीआई के पास क्या जानदार किस्म के दलाइल होंगे और उसके बाद क्या फ़ैसला हो सकता है। तो ओवरऑल आपकी फीलिंग्स क्या, हमें वो ज़रा शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। आज जब समाअत शुरू हुई तो सुबह तो जो पीटीआई के वकील थे अहमद खान, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इसको पीर तक ले जाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इसको पीर तक हम लेकर जाएंगे ना तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हमें जो है वो आइन और कानून के मुताबिक काला दम मुअत्तल करना पड़ेगा। देन इसको आप मंडे तक लेकर जाते हैं। लेकिन बाद में न्याजुल्लाह न्याजी और बैरिस्टर गोयर ने कहा कि जी हम आज इस पर दलाइल देंगे और आज इसके हवाले से करेंगे। मखदूम अली खान जब अदालत के सामने पेश हुए तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 चीज़ें थी आज। एक ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे मखदूम अली खान, उनका ये कहना था कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाए हैं वो आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जो उनका अपना आइन है पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और हामिद अली खान के ने जो अदालत के सामने ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन फ्रीक नहीं बन सकता, वो अपना जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया उसके फैसले के खिलाफ वो किसी भी अदालत में जा नहीं सकता, अपील नहीं कर सकता। और ये सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। उन्होंने 2-3 इसके नज़ायर भी पेश किए। बहरहाल आज पूरा दिन जो केस की समाअत कम बेश को 5-6 घंटों पर ये मुहित थी। मखदूम अली खान ने कहा जी कि 2017 में इन्होंने इलेक्शन करवाया, उसके बाद 2022 में इलेक्शन करवाने ज़रूरी थे, लेकिन फिर वहाँ पर अहमद खान ने कहा जी कि 2022 में इलेक्शन हुए, उसको 8-10 माह इलेक्शन कमीशन ने उसका अनाउंस नहीं किया और 8-10 माह के बाद उसे अनाउंस किया गया तो हमें वक़्त दिया गया कि आप इतने अरसे में। फिर वहाँ जस्टिस मज़र ने ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग समाअत के दौरान एक बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि पूछा जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे मखदूम अली खान से, उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि क्या पीटीआई के जो इलेक्शन हैं वो इसी तरह हुए या बाकी जमातों के इलेक्शन जो हैं वो इसी तरह हुए या एक प्रॉपर उनके डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसके तहत हुए, जिस पर
इलेक्शन कमीशन के वकील जो डीजी लॉ थे वहाँ पर, मैं तो उन्होंने कहा जी कि वो हमें उनसे उन्होंने कहा कि हमें वो रिकॉर्ड देखकर मैं बताऊंगा कि वो कैसे हुए। बहरहाल जो आज जब मखदूम अली खान ने जब दलाइल दिए तो आखिर पर जब अकबर एस बाबर जो बानी मेंबर के हवाले से कहते हैं, भाई ये भी एक वहाँ पर मुद्दा उठा कोर्ट के सामने जी कि उन्होंने कहा कि मैं बानी मेंबर हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मदन ने कहा जो बानी मेंबर होता है वो तो हमेशा रहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये करार दे चुकी है, बानी मेंबर है। अहमद अली खान इस मौके पर जज्बाती हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा उन्हें कि आप जज्बाती नहीं हो, हम इसे देखते हैं इस मामले को। लेकिन जब उनके वकील दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि आप एक तरफ तो बानी मेंबर होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर ये दूसरी तरफ अगर इसको इंतखाबी निशान ना मिला, अलॉट ना हुआ, तो नुकसान आपका भी होगा। उन्होंने ये भी पूछा कि मैं आपसे एक चुभता हुआ सवाल कर रहा हूं कि आपके पीछे आप अकेले खड़े या आपके पीछे कोई खड़ा है। तो उस पर उनके वकील ने कहा जी कि हम डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए जिदोजाहद कर रहे हैं। बहरहाल अहमद अली जफर साहब लाहौर से आज वीडियो लिंक कल इसके होंगे। शायद एक मिनट जरा, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं सिद्दीकी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ और फिर अफजल खान साहब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं और फिर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, कंडक्ट है, जो बुनियादी नुकता सिद्दीकी साहब आज भी हामिद खान साहब ने उठाया था और इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उठाया था और उन्होंने दो रेफरेंस दिए केसेस के, एक मोतसिब का केस था और एक कार्बन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस के अंदर, कि जो खुद फैसला करने वाले इदारे हैं, दो फरीकैन के माबैन कुछ झगड़ा होता है और फैसला करने वाली जो अथॉरिटी है वो फ्रीक बन के अपील में नहीं जा सकती। ये बुनियादी नुकता क्या इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और फिर इलेक्शन एक्ट के तहत ये सारा काम करते हैं, ये नुकता क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लागू होता है? और फिर इस सारे सिनेरियो में कि इलेक्शन कमीशन को एक गैर जानिबदार, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने होते हैं, और अभी हम जब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के खिलाफ मुसलसल हमें एक फ्रीक के तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये उसकी जो इंडिपेंडेंस है या उसकी शफाफियत या गैर जानबदारी है, क्या ये उसको कायम रखने में कामयाब होगा या नहीं होगा? देखिए सर, जहाँ तक हामिद खान साहब का लीगल ऑब्जेक्शन है, उसकी वैरासिटी और उसकी सेहत पे तो हामिद खान साहब ही करेंगे और मामला भी सब जुडिस है इस वास्ते। लेकिन ये पॉइंट गौरतलब है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज गौरतलब है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानबदारी या गैर जानबदारी। देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंडक्ट हमारे सामने है। उसने तवातर के साथ सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की वायलेशन की है, इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऑनरेबल बेंच ने हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ने उनको पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, उन्होंने उसको वायलेट किया, उसके ऊपर स्ट्रिक्चर पास हुआ, उनको दोबारा ऑर्डर किया गया, उन्होंने नहीं किया। अलावा अजीम ये एक गौरतलब बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रोविंशियल और फेडरल जो गवर्नमेंट का सेटअप है वो अपनी आईनी मियाद से ऊपर तजावज कर चुका हुआ है। तो इलेक्शन जो है वो कराने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अगर आप आइन की मुख्तलिफ प्रोविजन को देखें तो उसमें जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेटिव रोल अदा कर रही होती है। तो एक ऐसा इलेक्शन जो जिसके अंदर फैसिलिटेटिव गवर्नमेंट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डाउटफुल है, और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर चुका है और उसका एडवर्सोरियल पोस्चर इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ नजर आ रहा है, तो जानबदारी तो उनकी बाजिया नजर आ रही है, गैर जानबदारी उनकी इस वक्त मशकूक है, इसमें तो कोई शक नहीं। इलेक्शन एक्ट को अगर हम देखें इस सारे केस के अंदर उसकी सेक्शन 208 का सब सेक्शन 2 जो है ये इसके अंदर वज़न दिखाई देता है, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि पार्टी मेंबर्स को यकसा मौके मिलने चाहिए इलेक्शन के लिए और जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के नोटिस में आना चाहिए था। अब ये साबित करना कि जो अभी फ्रीक बने हुए हैं कि वो पार्टी मेंबर हैं नहीं हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। लेकिन दूसरा जो इसका 215 सेक्शन है उसमें अगर हम देखें कि अभी जो 2 दिसंबर को
इलेक्शन हुआ उसको इलेक्शन कमीशन ने विदाउट शो काज नोटिस किए कि कुछ सेक्शन 215 का जो सब सेक्शन 4 और 5 है वो ये कहता है कि अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट 208, 9 और 10 की तो फिर इलेक्शन कमीशन शो काज करेगा, मुनासिब टाइम देगा, सुनेगा, फिर फैसला करेगा। तो इन दो नुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये केस किसका ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है इस सारे मामले के अंदर? देखिए सर, आपने जो कानूनी प्रोविजन साइट की हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की पावर तो डेफिनेटली स्टैट्यूटरी पावर अवेलेबल है, लेकिन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और जो है वो है बोनाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर का। अगर स्टैट्यूटरी तौर पे पावर अवेलेबल भी हो लेकिन उसका मेलाफाइड एक्सरसाइज की जाए तो फिर वो उसकी उसकी जो सैंक्टिटी है वो कानून में उसकी पजीराई नहीं होती। द मोड एंड द मैनर जिस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने ये सिंगल आउट किया है पीएटीआई को और बाकी जमातों के मुतालिक उसकी कोई एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं है, अलावा अजी जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी जनाब को बताए हैं कि उसका जो कंडक्ट और उसका पोस्चर है, तो ये कोई वैलिड ऑब्जेक्शन इस मौके पे नजर नहीं आ रहा। नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ब्रांड नेम बल्ले का जो है उससे पीटीआई को महरूम करके करना चाहती है। पीटीआई के मेंबर्स को डिसमेंबर कर दिया गया है, उनके जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो पूरे पाकिस्तान में सलूक किया गया है, उनकी क़यादत जो है, टॉप क़यादत जो है वो इस वक्त इनकार्सरेटेड है। तो ये सारी चीजें जो है ये जेन्युइन बोनाफाइड इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टांस कोई वैलिड नजर नहीं आ रहा और इसका जुडिशियल नोटिस आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो लेंगे, बल्कि वन ऑफ द लर्नड मेंबर्स ऑफ द बेंच हैज टेकन दिस इशू। ये आप बाकी पार्टीज के मुतालिक आपका क्या करना नहीं इम्तियाज, देखिए साहब, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही थी कि जब अहमद खान साहब ने उन्हें बताया कि हमने पेशावर में इलेक्शन इसलिए करवाया कि पूरे पाकिस्तान में बाकी गिरफ्तारियां, छापे, लोगों को इस तरह, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की वहाँ पर कि बिल्कुल हो सकता है आपके साथ ऐसा, इस पर वो चीज़ें हमारे सामने आई थी कुछ, ये बात उन्होंने एडमिट की आज। बेहतर अफजल खान साहब की तरफ भी आ जाते हैं। अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन के अंदर आपने काम भी किया हुआ है और उसकी जो रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन के अंदर हुई 2010-14 के दरमियान आप उसका हिस्सा रहे थे और उसका बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान में इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा साफ, शफाफ और आज़ादाना तरीके से कंडक्ट किया जाए ताकि हर इलेक्शन में जो उंगली उठाई जाती है और क्रेडिबिलिटी का इशू बन जाता है पाकिस्तान के इंतखाबी और जमहूरी अमल के ऊपर, वो ख़त्म किया जा सके। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, जो हम डिबेट कर रहे हैं, वो सारी की सारी हमें देखते हैं कि शायद कोई सूदबंद चीज़ें नहीं हुई। और अब क्या आप इस मौके के ऊपर समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है और जो ख़ुद एक फ्रीक बना हुआ है, इसको फ्रीक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या क्या करना चाहिए इसको? खालिद जमील साहब, दो तीन चीज़ें आपको और आपके तवज्जुह से मैं उनको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और एक रेफरी होता है, जिस वक्त रेफरी किसी एक टीम के साथ और एक टीम के ख़िलाफ़ एक्शन उठाता है, विसल बजाता है, ग्रीन कार्ड या येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखाता है और वो मुसलसल एक ही टीम को दिखाता है, दूसरी टीम को नहीं दिखाता, तो आम जो तमाशाई होते हैं, 1,00,000, 1.5 लाख या टीवी पे मिलियंस होते हैं, तो वो समझते हैं कि वो जो रेफरी है इस वक्त 12वीं खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहा है। वल्लाह, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आपको रेफरी बनाया जाए दो टीमों के दरमियान, जब आपको जज बना दिया जाए और आप उस पोजीशन को कबूल कर लें, तो आपको अपनी पसंद नापसंद से ऊपर आके अपने फ़राइज़ आप सरअंजाम देते हैं। आपको अल्लाह इज़्ज़त भी देता है, आवाम भी प्यार करती है और आपका अपना ज़मीर भी मुतमईन होता है। इसके ख़िलाफ़ करते हैं तो ज़ाहिर है आवाम में भी डिस्प्लेजर होता है, हेट होता है और आपका अपना ज़मीर भी आपको कहता है कि व्हाट यू वर सपोज टू डू यू डिडंट डू दैट। हालांकि अब मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं, दोनों बड़ी सिमिलर है।
इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब भी इसको इंजॉय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ काम करता है जैसे हम हर साल हर जो MNA और MPA और सेनेटर है उससे माली गोशवारे लेते हैं सितंबर में कि जी आपने, इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत यह है कि क्या आप पब्लिक पोजीशन में आके एज MNA MPA भी आपकी पोजीशन है, फिर मिनिस्टर भी, फिर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी आपकी पोजीशन होती है जिसमें आप उसको अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसलिए उसके जो मेथड ऑफ मैडनेस था वो ये था कि जी अब मुझे जो याद पड़ता है 1985 में आसिफ जरदारी साहब ने भी इलेक्शन लड़ा है, शहबाज शरीफ साहब, इनके एक के गोशवारे में 20 लाख उनकी वर्थ थी 85 में। आज उनकी वर्थ कितनी है? करोड़ों में है। वो एक्सचेंज रेट भी तो बड़ा चेंज हुआ है। अच्छा, चेंज हुआ है। अब मैं इसी चीज पे, जिस चेंज पे देखें, जिस तरीके से इंटरनल इलेक्शन होता है उसमें हम दखल अंदाजी कभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। वो बता देते हैं और आपको पता है कि बड़ी जो पार्टियां हैं वो तो फैमिली के अंदर ही रहते हैं, सारे अनअपोज ही होते हैं, अनअपोज होते हैं और फैमिली से बाहर हो नहीं सकता नजर आ रहा होता अच्छा, खा वो बिलावल जरदारी हो, भुट्टो या PMLN हो, अच्छा हमने उस पर कभी एतराज़ नहीं किया। यहाँ पे जहाँ पे रियल इलेक्शन होते हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा, और फिर मैं एक तीसरी चीज़ आपको बताऊं कि जो पार्टीज के एसेट्स होते हैं वो भी सिवाय दो पार्टियों के PTI जमात इस्लामी के और शायद एक आध और भी है जो बताती है कि हमारे पास, बाकी मैं आपको कसमिया कह सकता हूं कि मैंने वहां पे 2 दहाइयां गुजारी, मुझे ये पता नहीं चला कि जो बड़ी अमीर पार्टियां हैं इनका जैसे होता है ना प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तो खजांची कौन है, इसलिए कि खजाना किसके पास होता है। अब ये खुद समझने वाली बात है। लेकिन शायद अभी एक तासुर ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने शायद अब कोई एक्शन लेना शुरू किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन का कि मजीद 15 पार्टियां जो उनको भी इंतखाबी निशान से महरूम किया है या डी लिस्ट किया है उनको। आप मुझे बताएं, इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप मुझे ये बताएं कि क्या उसमें वो ऐसी कोई पार्टी है जिसका कोई MNA भी कभी बना हो, वैसे या उसमें MPA भी कोई बना हो, या चलो काउंसलर भी बना हो। उन 15 में से वैसे अगर मुझे कोई कहे ना कि आप 3 के या 5 के नाम ले तो मुझे भी नहीं पता होगा। बात यह है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी वो होती है, बल्कि हम इस चीज़ को बड़ा हमने डिस्कस किया जब आप इलेक्शन कमीशन में थे कि हम उस पार्टी को अपने उस लिस्ट में, पार्टी की लिस्ट में रहने दें जो किसी भी इलेक्शन में 1 या 2 बंदे तो उसकी सीट जीत सकें। इसलिए कि अभी भी हमारे पास लोग आते हैं जी हमने पार्टी बनानी है, मैं उनको डिस्करेज करता हूं यार कि पहले ही सैकड़ों पार्टियां हैं, उन्होंने क्या, जो इसी में से किसी पार्टी को पसंद कर लो, उसके साथ हो लो। बात यह है कि ये मुस्लिम लीग नवाज के साथ नहीं हो सकता, ना हुआ है कभी। मतलब इसी तरीके से पीपल्स पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो हुकूमत में रह चुकी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ब्रेक ले लेते हैं खास साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इलेक्शन मामलात के साथ साथ जो सेनेट में बार बार करारदादें पेश हो रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस एतबार से केसेस की आमद है और वहाँ पे जो मामलात हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं हम। बिशार राजा, आपसे एक बुनियादी क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि तमाम नज़रें पाकिस्तान की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। सियासी मामलात हों, इंतखाबी मामलात हों, आइनी मामलात हों, बहुत से अहम केसेस यहाँ पर हैं। कुछ अरसे से हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तक़सीम का तासुर मिलता था। पिछले 1-1.5 साल से बहुत से एतराज़ात हुकूमत की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से भी हुए कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक़सीम है। अभी जो है कि एक ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद वो मामलात जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तय कर लिए गए, बेंचेस कैसे बनेंगे, क्या मामलात होंगे, लेकिन उसके बाद भी ये तक़सीम शायद ख़त्म नहीं हुई। और जो इस्तीफ़े आए उनमें ख़ास तौर के ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का, मुज़ाहिर नकवी साहब का समझ में आता है कि उनके ख़िलाफ़ केस था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और रवायात भी नहीं है कि इससे पहले भी जजेस इस्तीफ़ा दे दिया करते थे जब उनके ख़िलाफ़ केसेस होते थे।
या कुछ लोग डिफेंड भी करते थे। क्या अभी भी उतनी ही गहरी तकसीम है जो पहले थी? और ये मामला जो है कि ये जो लीगल फ्रेटर्निटी है, आपकी पाकिस्तान बार कौंसिल है या सुप्रीम कोर्ट बार है या इवन अक्रॉस द बोर्ड अगर लीगल फ्रेटर्निटी है, उसके अंदर इसको किस नज़र से देखा जा रहा है? तशवीश से, हैरत से, परेशानी से, या अभी खामोशी है? सर, जस्टिस इजाज़ुल हसन का जब कल इस्तीफ़ा आया तो इस हवाले से ये बहुत सारे वहाँ पर जो सीनियर वकलात थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि उनका इस्तीफ़ा नहीं आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब के हवाले से एक जो कानूनदान है, सीनियर कानूनदान, उनके बारे में ये राय पाई जाती थी कि वो बहुत ही एक मुंझे हुए जो है जज है और बड़े कानून की बारीकियों से वो बखूबी आगाह है। लेकिन कल उनके इस्तीफ़े से पहले जब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का आपने जिक्र किया, उनके जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चल रही थी, वो तो होता है कि कुछ ये सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार हुआ। इससे पहले एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था, एक जज साहब थे, उनके खिलाफ कार्रवाई चली तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इनके खिलाफ कार्रवाई चली, शोकात नोटिस हुआ 20 अक्टूबर को पहला, फिर 22 नवंबर को दूसरा हुआ। उन्होंने जवाब दिया, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने, रिटायर्ड जस्टिस जो अब हो गए हैं, तो इजाज़ुल हसन साहब ने वो उस इख्तलाफी जो है नोट भी, उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो हुई थी उस पर बड़े दो इख्तलाफी नोट भी, जिसमें बड़ी शदीद तफसात का उन्होंने इजहार भी किया था उन पर। और जो 184(3) प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी बनाई गई थी, जो मुकदमात का लगाने के हवाले से समाअत के लिए कौन सा किस बेंच के सामने जाएगा, उस पर भी बाज़ाहिर वो तो नज़र आ रहा था, कमेटी तो बनी हुई थी लेकिन वो बाज़ाहिर एक ही था, वो वन मैन शो था वहाँ पर, बाकी क्या करना था। अब तो खैर वो 3 जस्टिस मंसूर शाह उसका हिस्सा हो गया अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के साथ। लेकिन कल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हो रहा था कोर्ट रूम नंबर 1 में, ओपन खुली अदालत लगी हुई थी, उससे पहले एक गैर रस्मी इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस नाइमा खान बलोच, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और सीनियर तरीन जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब मौजूद थे वहाँ पे। तो इजाज़ुल हसन साहब ने ये कहा कि इससे पहले ऐसा होता रहा कि जब कोई जज इस्तीफ़ा दे जाता है, रिज़ाइन कर देता है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाती है। और उन्होंने वहाँ पर गैर रस्मी इजलास में ये कहा कि आप इसकी कार्रवाई जो है वो रोक दें, जिस पर बाकी मेंबरान ने कहा कि नहीं जी, कार्रवाई चलेगी और हम जो है ना वो कार्रवाई को चलाएंगे, इसको किसी जो है ना वो मंतकी अंजाम तक ये पहुँचाएंगे। उसका अक्स हमें जब इजलास हो रहा था तो चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स के साथ उसका अक्स सामने आया कि ये कैसे हो सकता है कि एक जज जो है, पहले तो उन्होंने कहा शदीद दबाव में इस्तीफ़ा दिया हो, फिर उन्होंने कहा जी दो चीज़ें है ना कि कहते हैं कि मंतकी अंजाम तक अगर झूठा इल्ज़ाम है तो फिर ये भी तयन होना चाहिए कि झूठे इल्ज़ाम के ऊपर भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस डेप्थ में उस तरफ हम नहीं जाना चाह रहे किसी इंडिविजुअल या उस कंडक्ट के हवाले से। हम एक मजमूई जो सूरत हाल है, जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा होता है पाकिस्तान, ये दुनिया के अंदर किसी के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इस वक्त मौजूद जजेस हैं, उनमें इस वक्त जो है आप ये कहें कि सारे एक तरफ नहीं है, उसमें भी इस वक्त 2 ग्रुप मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान। अब मैं उसमें अगर कहूं कि एक ग्रुप काजी साहब उसको लीड कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप मैं नाम लूं जज का, तो वो उसमें हम जाना भी नहीं चाह रहा। मैं बेसिकली कुछ और बात करना चाह रहा था। मैं सिद्दीकी साहब से ज़रा इस पे कमेंट लेता हूं कि बेसिकली हम देखिए रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो यकीन रखता है और होना भी चाहिए, सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी भी तबके को वो अदालतों से होती है, अदलिया से होती है। अगर कोई भी इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, तनाज़ा हो, तो बिलाखिर अदलिया में जाके मामला तय होते हैं। ऐसी सूरत जब बन जाए तो फिर एक मायूसी की या एक बेचैनी की कैफियत भी होती है। तो सिद्दीकी साहब, माजी में भी आप सारी उम्र आपकी जो है कि इसी शोबे के साथ वाबस्ता रहे हैं, आप बहुत सी बारीकियों को, बहुत सी नज़ाकतों को, हर चीज़ को समझते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है और एक गैर यकीनी या मायूसी की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए? सब इदारों का, सब अफराद का, सब कम्युनिटी का रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यकीन है, उसको मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से वो कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए सर, पाकिस्तान की तारीख जो है, स्पेशली जुडिशल तारीख, वो कोई इतनी ताबनाक नहीं है।
हमारे अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के साने जुडिशरी ने देखे हैं, लेकिन जो बदतरीन सानिया था वो चौधरी इफ्तिखार का आया था। और चौधरी इफ्तिखार साहब ने मुशर्रफ के साथ कि पहले वो उसके मुशर्रफ साहब के साथ उसके पार्टनर थे, उसके बाद वो अपने आप को और कुछ उनके साथ जो जजेस थे उन्होंने अपने आप को मुजाहिद डिक्लेयर किया और अपने ही हक में जजमेंटें पास की, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जजों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। ये माजी की एक एक स्याह तारीख है हमारी। और उस तारीख के बाद ये जो ग्रुपबाजी है ये हमेशा दुनिया के हर जुडिशरी में एक पोलाइट टर्म्स के अंदर मौजूद रहती है, लेकिन वो ग्रुपबाजी पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर बहुत बदनुमा तरीके से सामने आई। और हालत ये है कि रिसेंट पास्ट के अंदर इसकी एक मिसाल जो थी वो जिस तरह जस्टिस काजी फाइजा के केस को डील किया गया और उस पर जो लिटिगेशन हुई हमारे सामने मौजूद है, ये एक रियलिटी बन चुकी हुई है। इससे अदलिया का वकार शदीद तौर पे मजरूह हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आपने दो जजों का नाम लिया। पहली बात तो ये देखिए कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो एडवाइजरी बॉडी है, वो कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करती, वो एडवाइस देती है और एक फाइंडिंग देने के बाद कि कोई जज ने मिसकंडक्ट किया है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे देगी, जिसकी बेसिस पे समझा यही जाता है कि प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर उस जज ने खुद इस्तीफा दे दिया है तो फिर तो जो काम अल्टीमेटली होना है वो पहले ही हो गया है। तो क्या उसके ऊपर मजीद कार्रवाई होगी, ये एक लम्हा फिक्रिया है। इसके ऊपर दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट मौजूद हैं, लेकिन बातें नजर यही नजर आता है कि कार्रवाई जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। इम्तियाज देखिए साहब, मैं एक सवाल आपसे सवाल मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, छोटा सवाल। आज जब जुडिशल काउंसिल की उसका इजलास हुआ तो आपको पता होगा काफिया शरबानो केस था जो 2 रुकनी बेंच ने जिसे जो है खारिज कर दिया था। आज अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत के सामने ये बात रखी कि हम उसके खिलाफ अपील करने के लिए जा रहे हैं। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो 8-7 से फैसला आया था कि इसका माजी अपील का माजी पर इतलाक नहीं होगा, तो फिर वो अपील किस तरह लगेगी? सर यही बातें गौरतलब है। देखें, अगर तो हमने जस्टिस काजी फैज़ा की जजमेंट को सामने रखा है तो फिर उस जजमेंट की मंतक के मुताबिक तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ना किसी जज से कोई बात पूछ सकते हैं, ना उनकी बेगम से पूछ सकते हैं, ना उनके बच्चों से पूछ सकते हैं। ये तजादात जो है ना, ये मुजाहिर साहब के मुतालिक इंक्वायरी क्यों हो रही थी जी, ये बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हमें करने पड़ेंगे। हाउएवर मैं बात को किसी और जाविये से देख रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल हसन साहब एक बहुत उम्दा इंसान, एक बहुत अच्छे जज थे और उनकी काबिलियत जो थी वो बतौर एक माने हुए वकील थे जब वो एलिवेट हुए जुडिशरी में, और उन्होंने जुडिशरी में उनके फैसलों से लोगों का इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन आम फहम लोगों के अंदर तासुब जो उनके मुतालिक रहा है हमेशा से जब से वो जज हुए कि ये एक अच्छे मुंसिफ हैं। और इनके अलावा भी जो हमारे कुछ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जजेस हैं, लेकिन जो आज के हालात हैं, जो आज के दबाव हैं, जो आज की आपस में एक कन्फ्रंटेशनल पोजीशन आ चुकी हुई है, उसकी बेसिस पे मैं नहीं जानता उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, लेकिन शायद उन्होंने कहा हो कि बेहतर है कि मैं अपने आप को जुडिशरी से अलग कर लूं। अब तो ये जो बाकी जजेस हैं लेड बाय जस्टिस काजी फैज़ा चीफ जस्टिस, उन्होंने देखना है कि इस जुडिशरी का एतकाद और एतमाद किस तरीके से बहाल हो सकता है आवाम में। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त हमारा जुडिशियल सिस्टम इज अटरली वीक, इट हैज मेरी एस्टिमेशन में ये क्लैश की तरफ जा चुका हुआ है। हाउएवर वहां पे जो जजेस बैठे हैं, अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी होनी है तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। हालात बहुत इस वक्त मखदूश है। मैं जरा अब्दुल खान साहब आपकी तरफ आता हूँ
कि इलेक्शन कमीशन में जो रिफॉर्म्स का अमल था, बुनियादी वो रिफॉर्म्स कुछ आपने की भी, और वो क्या होनी चाहिए कि जो हम बार बार जो है कि पॉइंट ज़ीरो पे आ जाते हैं, मुश्किल हम 30-35-40% आगे जाते हैं, फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं, उससे हम निकल के आगे जा सकें। जो आपने काम किया गालबन UNDP के साथ मिलकर शुरू किया था, तो कौन से बुनियादी अहम नुकात थे जो अभी भी वैलिड हैं, जिनको होना चाहिए? ये मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट जो है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ये ना आपको जाते हुए दूंगा। इसमें हमने, यानी इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने क्या करना है। हमने 5-5 साल का साइकिल बनाया था और वो UNDP उसको ऑब्जर्व करती थी और हम वो अचीव करते थे कि जी कैसे डिजिटलाइज किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे ये प्रोसेस में रिगिंग के मराहिल, जो रिगिंग की जो लीकेजेस हैं, उसको कैसे प्लग किया जाए। और हमारे मिशन स्टेटमेंट 3 इसके ऊपर लिखे हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद में इजाफा, यानी दी कैपेबिलिटी टू कंडक्ट अ न्यूट्रल इलेक्शन। उस पर बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। बिल्डिंगें हमारी बड़ी बनी हैं, हमारे पास कंप्यूटराइज सब कुछ है, लेकिन RTS भी बैठ जाता है। और हमने हमारे वक्त में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, इंडिया में देखी, हमने पेरिस में देखी, दुनिया में देखी, जहाँ जहाँ पे लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है तो वहाँ कागज़ भी चलता है और 2 बंदे होते हैं और वो जो कहते हैं वो लोग मान लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और आप हमारे यहाँ इस पर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और अल्टीमेटली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी वो सिंपल सी मशीन है, तो वो बनाई गई। और उस पर ये 2013 इलेक्शन से 1 साल पहले, उस वक़्त जरदारी साहब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया और उनके जितने वज़रा थे इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया। 2 काम हमने उस वक्त किए। हमारे जो इलेक्शन में वोटर्स का डेटा था, उसमें 36 मिलियन डेड वोट थे, डबल वोट थे। जैसे हम यहाँ पे इस्लामाबाद में हैं तो मरी में भी उसका वोट है, तो सुबह मरी में वोट डाल दे और शाम को इधर डाल दे। नथिया गली वाला सुबह नथिया गली में डाल दे, रात को शाम को एबटाबाद में। तो हमने 36 मिलियन वोट से उसका सफाया किया और एक ट्रू जो हर बंदे का 1 मैन 1 वोट, अच्छा वो किया। एक ये अचीवमेंट थी। दूसरी ये कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया से भी मंगाई और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के साथ और TIP के साथ मिलकर, ये बड़ी सिंपल चीज़ है। पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर बम बना सकता है तो ये कैलकुलेटर जैसी मशीन है, ये बना सकता है। तो वो हमने बनाई, सबको दिखाई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। और एक्चुअली 2013 के इलेक्शन में इसके होने की बड़ी उम्मीद थी। आखिरी चीज़ जो हमसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और वो एक कमेटी थी, सुगरा इमाम कमेटी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे होते थे, हमारे साथ मीटिंगें करते थे। फरतुल बाबर साहब थे उसमें, अफरासियाब खटक थे, बड़े जो रोशन ख्याल किस्म के, कि जी हम ऐसा इलेक्शन करें कि उसके बाद जूँ ही 5 बजे इलेक्शन ख़त्म होता है तो 5:01 के ऊपर रिजल्ट आ जाए। और मैं आप सबको बताता हूं कि जितना इलेक्शन के रिजल्ट डिले होते हैं तो आप समझ लिया करें कि मैनिपुलेशन हो रही है। लेकिन खास ये फिर सारा तो इन्हीं जमातों ने बाद में जो है कि इसको अपोज भी बड़ा पब्लिकली किया। बहुत जुल्म किया उन्होंने, डेमोक्रेसी के साथ जुल्म किया, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, क्रेडिबिलिटी के साथ, लेजिटिमेसी के साथ। अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं, 1 मिनट मैं आपसे स्टार्ट कर लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और खान साहब, जो EVM या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ऐसा निज़ाम कि जो आपको क्रेडिबल नताइज फौरी दे सकता है और उसके अंदर मिस हैंडलिंग या मैन हैंडलिंग जो कम से कम हो और उसके ऊपर सवाल ना उठाए जाएं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर सेनेट पे करारदाद और कौन से ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत हम जारी रखेंगे इलेक्शन के हवाले से, और फिर ऐसी कोशिशें बार बार क्यों की जा रही हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अफजल खान साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, मैं उसमें छोटा सा क्वेश्चन भी ऐड कर दूं। ब्रीफली हमें ये बता दीजिएगा कि ये जो इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट होती है, इसका तरीक़ाकार या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर वापस लेना हो तो इसके लिए क्या होना होता है।
ये भी बता दीजिएगा, फिर मैं ज़रा सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगा इलेक्शन पे, वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। और फिर सिद्दीकी साहब, ये जो सेनेट में करारदादें पेश हो रही हैं, इसके ऊपर भी आपसे पूछेंगे ज़रा। खालिद जमील साहब, ये जो किसी भी पार्टी का निशान होता है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे साल याद नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये, इसको पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कहते थे कि जी हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाई उनको कि यार तुम कौन होते हो किसी को रजिस्टर करने वाले। ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इख्तियार आइन ने लोगों को दिया है, एसोसिएशन का आर्टिकल 17 है जो 17 है। तो आप लोग कैसे करते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते, लेकिन जो लोग अपनी आइन बता दें हमें और ये इतने लोग उनके पास मेंबर्स हों और ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो उनको हम एक सिंबल उनकी मर्ज़ी का दे देते हैं या अपनी मर्ज़ी का दे देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे 70s में लेके जाना चाहता हूँ कि भुट्टो साहब ने अवामी नेशनल पार्टी, नैप उस वक्त उसका नाम था, नेशनल अवामी पार्टी, उसको बैन किया था कि जी ये बाहर की पार्टी है और ये गद्दार हैं और हैदराबाद और सारा, और उसको डी रजिस्टर कर समझें या उससे ये निशान ले लिया। अब एक्चुअली ये जो कार्रवाई हो रही है ये उस पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने की है। इसका पार्टी, ये जो पार्टी सिंबल लेना, इसका मतलब है आपने उस पार्टी को बैन कर दिया कि वो इलेक्टोरल। हालांकि मैं आपको ये दे के जा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के जो मिशन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद में इजाफा करना, शमूलियत का फरोग यानी वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, उनको रिजेक्ट नहीं करना, डिजेक्ट नहीं करना, उनको अपने से दूर नहीं करना, और तीसरा है कि हमने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम करना है। तो जो जो स्टेप्स इसके मुताबिक हैं तो वो तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, आप भी और दुनिया भी, लेकिन जो इसके खिलाफ जाए तो वो जाहिर है तारीख में भी लिखा जाएगा और नज़र भी आता है। और इस दफ़ा तो इस निज़ाम में जो केयर टेकर, जो एक्चुअली लीगल भी नहीं है, जैसे इसलिए कि वो तो 90 डेज का होता है, ये इन लोगों ने जो, और ये जो इकदामात ले रहे हैं जो एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी इलेक्टोरल प्रोसेस, उसको इसको मतलब मिलेगी, सपोर्ट होगा। ये तमाम चीजें जो है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, ये ब्लो बैक करती हैं। आज जिस पार्टी को आप दबाना चाहते हैं, 9 अप्रैल 2022 में उसकी ये पॉपुलैरिटी नहीं थी जो आज के दिन है। तो बात यह है कि इंसान है यहाँ पे, वो सोच है, और वो कहते हैं कि हमारे पश्तो में कि गरीब को खुदाई कर ले, द बेगैरत चा कर ले। देखो, हम जैसे भी हैं, हमने दुनिया के साथ ताल्लुक भी रखना है, लेकिन हमने किसी का सब सर्विएंट नहीं रहना। और जो पार्टी सेल्फ स्टीम को एडवोकेट करेगी, जो आपको अपील करेगी, आपका एक 5 साल में एक राइट आता है उसको कि आप मिलेगा। वोट डाल दें, और वोट मुसलसल डिले हो रहा है। और ये मैं इस कंडेम करता हूँ, ये जो सेनेट भी बार बार, और सेनेट में 10-12 लोग ही होंगे, उनका क्या मकासद हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ये एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। बिशार साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े अपने फैसले में भी कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि पत्थर पर लकीर समझा जाए और जो इसके खिलाफ बात करेगा, इब्हाम पैदा करेगा, तौहीन अदालत होगी। लेकिन सेनेट में पहले ही करारदाद आई, 14 अरकान थे सिर्फ, अब शायद 10 ने उसकी सपोर्ट किया, ज़्यादातर 6 उसमें इंडिपेंडेंट थे और 4 बाप पार्टी के थे, जो चेयरमैन सेनेट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उसी जमात से हैं। अभी भी जो एक करारदाद आई है वो भी हदायतुल्लाह साहब जो हैं कि ये भी इंडिपेंडेंट है फाटा से, अगरचे माजी में ये पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत सेनेट के अंदर आज़ाद रुकन की है। इनका जो ग्रुप है उसको अक्सरियत नहीं है। तो ये क्या कोशिशें हैं या क्या ये हो रहा है कि इसके पीछे क्या मकासद है, ये क्यों इलेक्शन को डिरेल करने की कोशिशें हो रही हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था सुप्रीम कोर्ट में ना, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये नमाज दिए थे वहाँ पर कि कौन ताकतें हैं जो इलेक्शन नहीं चाहती। उन्होंने ये भी कहा कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से बीच में रोड़े अटका रहे हैं। ये जो करारदाद पेश हुई है सेनेट में, पहले मंजूर हो गई, आज पेश हुई, इस हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई इसका सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने के हवाले से बिल्कुल वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। इलेक्शन बार सूरत 8 फरवरी को होंगे हर सूरत, लेकिन ये जो करारदाद पेश हुई उस पर कोई असर नहीं होगा। पहले भी हुई थी, उसमें पास हुई थी करारदाद, तो 6-7 ही वो हो गया था, इसमें कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने, और जब वो इलेक्शन, आज भी उन्होंने कहा, आज भी जो ये इलेक्शन कमीशन गया था तो उन्होंने आज भी कहा कि
हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उन्होंने ये भी कहा आज अपने रिमार्क्स में कि जब हमने इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सदर साहब, PMLN, सारी पार्टियों का उन्होंने नाम लिया और सब खुश थे और हर सूरत इलेक्शन वो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को होंगे। जरा सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि हर सतह के ऊपर हमें बज़ाहिर जो बात की जा रही है वो यही होती है कि इलेक्शन होंगे, इब्हाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ा सिस्टमेटिकली कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है बार बार। ये अब कितना जो लीगल प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस रिक्वायरमेंट है इलेक्शन जो होना है, इसके अंदर इस किस्म की कोशिश जो है कि ये क्या मकासद हो सकते हैं और ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जाती है? देखिए सर, पाकिस्तान की रियासत में इस वक्त टर्मोइल है, ये तो हकीकत है। अब मैंने आपको पहले कहा है कि इलेक्शन अपनी डेट से आगे जा चुके हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत ज़्यादा कसूर नज़र आ रहा है। इस वक्त प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नज़र आती हैं। ये सारे मामला जो हैं सुप्रीम कोर्ट की एरिना में आ चुके हैं और कोर्ट के शायद मकासद तो अच्छे नज़र हों, लेकिन इस तरह के फोर्स इलेक्शन जो हैं वो भी कोई अपने मंतकी इंजाम की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। असल हकीकत सर ये है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक स्लोगन है, लेकिन इस वक्त जो हालात अवाम के अंदर और लोगों में मौजूद हैं, तो जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो बड़ी बाद की आस बात नजर आती है, नजर तो नहीं आ रहा। सिद्दीकी साहब, ये मामला भी अफजल खान साहब ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में खुद मीटिंग्स हुई, बहुत सी कोशिशें हुई, प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए कि इसको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज़्म के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को सारा का सारा, ताकि जितनी ह्यूमन इंटरेक्शन इसके अंदर कम होगा उतनी ही शफाफियत ज़्यादा होगी। लेकिन जिस नुक्ते की तरफ आपने अभी इशारा किया उसमें तो इलेक्शन कमीशन खुद भी, सियासी जमातें तो थी जिनको शायद खदशा था कि ज़्यादा शफाफियत से उनको नुकसान होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी उसके अंदर पार्टी बन गया था। माजी में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक जो मैनेजमेंट सिस्टम है कि उसको उन्होंने अपोज कर रहे थे मुसलसल। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें जो आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। नजर यही आता है इस वक्त कोशिश यही हो रही है जुडिशरी की कि इलेक्शन हो जाए, कोई नॉर्मल सी आए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बगैर नॉर्मल सी इसका क्या फायदा है? और इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का बाय द वे काम नहीं है। ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी बार बार कहा है कि वो आईनी इदारों के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, और उसके बावजूद मुदाखलत हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्ले को ये बैट देना है, PTI को नहीं देना, निशान देना है नहीं देना, हर बंदा जानता है कि एक पार्टी को कॉर्नर करना है उसका वोट बैंक न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ी नजर आ रहा है, चुस्ती और तेजी दिखा रहा है, बावजूद इसके कि यहाँ पे बहुत अच्छे जजेस हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम, जिन्होंने बार बार इंटरवेंशन की है और कोशिश की है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब की जा सके पार्टीज को। लेकिन जो मकासद हैं वो हर बंदे के इल्म में है कि किस तरह किस बंदे को और किस मखसूस सियासी पार्टी को क्या करना है। आखिरी चीज़ एक बताइएगा सिद्दीकी साहब कि सेनेट की रेजोल्यूशंस जो हैं, सब जानते हैं कि उनकी कानूनी हैसियत नहीं है, पॉलिटिकल उनकी हैसियत ज़रूर है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अगर पहले 10-14 मेंबर थे अब ज़्यादा मेंबर्स हों और फिर ज़्यादा मेंबर से करारदाद पास करवा ली जाए, तो इसका कोई लीगल इम्पैक्ट होगा और या सियासी इम्पैक्ट भी इसको किस एतबार से इस्तेमाल किया जा सकता है? सिंबॉलिक इम्पैक्ट तो होगा, सिंबॉलिक इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। तो और इस वक्त जी मैं आपके जरिए पूरी तमाम अशखास ये प्रोग्राम देख रहे पूछता हूँ कि को पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी भी नजर आ रही है हमें कि नहीं? नहीं है, हमें तो लिटिगेशन नजर अदालतों के अंदर ही है। अदालतों के अंदर लिटिगेशन इस वास्ते है कि उसका कोई सियासी हल नजर नहीं आ रहा। इम्तियाज सिद्दीकी साहब,
इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह साहब ने एक इजाफी नोट लिखा था जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हुई थी कि इंतखाबात कब नहीं हुए, कब फलां फलां, सारा पूरी उन्होंने सिचुएशन लिखी हुई थी। और उन्होंने इस हुकूमत के बारे में जो इस वक्त भी मौजूद है, उन्होंने लिखा था कि चारों सूबों और मरकज़ में ये गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई है। चले, एक अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है कि बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। जितनी भी ऐसी कोशिशें हैं उनको नाकाम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब आपका, अफजल खान साहब आपका भी, विशाल राय बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इन्हीं अल्फाज के साथ ख़त्म करते हैं। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।